नमस्कार दोस्तों, सीवी रोल्ला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग गद्यांश और संक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गद्यांश और संक्षेपण के बारे में। हिंदी का जो आपका पेपर आता है उसमें सबसे पहला प्रश्न आपका रहता है गद्यांश का। उसमें आपको भावार्थ बताना रहता है गद्यांश का, और रेखांकित जो पद रहते हैं, सेंटेंस रहता है, वाक्य रहता है जो रेखांकित, उसकी व्याख्या करनी रहती है, और एक प्रश्न दिया रहता है उसका उत्तर देना रहता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका जो रहता है वह संक्षेपण का रहता है। संक्षेपण में आपको जो गद्यांश दिया रहेगा उसका जो है संक्षेपण लिखना होगा और उसका उचित शीर्षक देना होता है, और उसमें भी एक प्रश्न दिया रहता है जिसको आपको उसका उत्तर देना होता है। आइए जानते हैं सबसे पहले गद्यांश के बारे में कि गद्यांश में देखिए भावार्थ पूछा जाता है और व्याख्या पूछी जाती है। तो आइए हम जानते हैं भावार्थ के बारे में। देखिए, भावार्थ से तात्पर्य किसी गद्य या पद्य खंड में लेखक के मनोभावों को स्पष्ट करने से है, जिससे उसकी मनः स्थिति और उसमें अंतर्निहित भाव पक्ष को चित्रित किया जा सके। तो भावार्थ से क्या समझते हैं हम? भावार्थ से तात्पर्य है लेखक, जो गद्यांश में जो लेखक ने लिखा है उसके मनोभाव को स्पष्ट करने से। गद्यांश में जो भी वाक्य लिखे गए हैं उसको पहले हम पढ़कर समझें, फिर उसमें लेखक कहना क्या चाहता है, उसमें क्या क्या निहित है उस वाक्य में, उन सभी भाव पक्ष को चित्रित किया जा सके, उसको हम अपने शब्दों में कहें, उसी को हम भावार्थ कहते हैं। आइए जानते हैं भावार्थ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, पहले तो गद्यांश को हमें भली भांति पढ़कर लेखकीय मन स्थिति के अनुसार उसके भावों को पहचान लेना चाहिए। जब हम गद्यांश को देखें तो उसे 2 या 3 बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको अनुमान लग जाए कि यह किस बारे में कह रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है गद्यांश में। तो गद्यांश को भली भांति पढ़कर लेखकीय मन स्थिति के अनुसार उसके भावों को पहचान लेना चाहिए, और जो है उसमें मुख्य भाव तथा गौड़ भाव को अलग कर लेना चाहिए। गद्यांश का जो दिया रहता है उसमें मुख्य भाव तथा गौड़ भाव को अलग कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं मुख्य भाव किसे कहते हैं। देखिए, मुख्य भाव ऐसे भाव जो संपूर्ण गद्यांश में आद्योपांत विद्यमान रहते हैं तथा उनका प्रभाव संपूर्ण गद्यांश पर निर्णायक रूप से परिलक्षित होता है। गद्यांश में ये प्राय 1 या 2 की संख्या में होते हैं। देखिए, मुख्य भाव गद्यांश में ये पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं, इनका गद्यांश पर निर्णायक रूप से इनका प्रभाव पड़ता है। ये 1 या 2 हो सकते हैं मुख्य भाव। आइए जानते हैं गौड़ भाव किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे भाव जो गद्यांश के विभिन्न वाक्यों में प्रसंगानुसार प्रकट होते हैं। किसके अनुसार? प्रसंगानुसार। जैसे जहाँ वहाँ पे ज़रूरत होती है उनकी, उसके अनुसार प्रकट होते हैं, उन्हें गौड़ भाव कहते हैं। जैसे उत्तर लेखन के समय गौड़ भावों को अधिकाधिक समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में इनकी अपेक्षा अधिक होती है। देखिए, मुख्य भाव की 1 या फिर 2 होती है, लेकिन गौड़ भाव की इससे अधिक, इनको अधिक से अधिक संख्या में समाहित करना चाहिए, मतलब होती है इनकी संख्या। आइए अगला जानते हैं। अगला देखिए, लेखन करते समय सबसे पहले मुख्य भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी चाहिए। जब आप गद्यांश पढ़ें उसके बाद लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले में क्या करना चाहिए? मुख्य भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी चाहिए। उसका भावार्थ जब हम स्टार्ट करें तो मुख्य भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी चाहिए। अगला, उत्तर के अंत सभी विश्लेषित भावों को संक्षेप में स्पष्ट कर देना प्रासंगिक तथा उपयुक्त होता है। अब गद्यांश में जो भी भाव दिए रहे हैं उनको भावार्थ में संक्षेप में, आपको देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं ले जाना है, संक्षेप में स्पष्ट कर देना ही उपयुक्त होता है। गद्यांश के मूल शब्दों को उत्तर लेखन में उनके पर्याय शब्दों से प्रतिस्थापित करते हुए स्वयं की भाषा में लिखनी चाहिए। किसकी? स्वयं की भाषा में। देखिए, गद्यांश में जो मूल शब्द दिए रहेंगे उनको वैसे ही नहीं उतार लेना है अपने भावार्थ में, उनका अर्थ बताते हुए, किससे प्रतिस्थापित करते हुए? उनके पर्याय शब्दों से प्रतिस्थापित करते हुए स्वयं की भाषा में लिखना चाहिए। भावार्थ को जो उसमें मूल शब्द दिए रहेंगे उनका अर्थ बताते हुए उन शब्दों को उनके अर्थ से, उनके मतलब से, पर्याय से प्रतिस्थापित करते हुए स्वयं की भाषा में लिखना होता है। देखिए, गद्यांश की शब्द सीमा का लगभग 1/2 भाग अर्थात आधा भावार्थ की शब्द सीमा के रूप में होनी चाहिए।
देखिए गद्यांश अगर जैसे मान लेते हैं 14 लाइन में दिया हुआ है, कितने 14 लाइन्स में दिया हुआ है गद्यांश, तो आपको लगभग 7 या 8 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं, 7 या 8 लाइन में भावार्थ बताना होता है। जो गद्यांश रहता है उसके आधा ही भावार्थ की शब्द सीमा होनी चाहिए। देखिए गद्यांश में सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव भी होते हैं। अब जैसे सकारात्मक भाव में क्या क्या हो सकते हैं? उत्साह, उल्लास, रोमांच, भक्ति, दान, प्रेम, प्रेरणा, ममता, उमंग, गौरव, करुणा, ये सब सकारात्मक, जिन शब्दों से हमें सकारात्मक भाव दिखाई दे उन्हें हम सकारात्मक भाव कहते हैं। और अगला क्या है? नकारात्मक भाव। जैसे निगेटिव, जिसे हमें निगेटिव की भावना हो तो उन्हें नकारात्मक भाव, जैसे काम, मोह, दुष्टता, चिंता, निंदा, शोक, रोष, निराशा, दीनता, ये सब क्या होते हैं? नकारात्मक भाव। आइए देखते हैं गद्यांश के प्रारूप को। देखिए गद्यांश का प्रारूप क्या है? प्रश्न पहले में जो प्रारूप रहता है उसमें भावार्थ लिखने के लिए हमें क्या स्टार्ट करना? गद्यांश में लेखक ने, किसने? लेखक ने यह कहते हुए या फिर इन शब्दों को व्याख्या करते हुए इनके के भाव को व्यक्त किया है। किसके के भाव को व्यक्त किया है? मान लेते हैं कोई गद्यांश दिया हुआ है, उसमें समाज के ऊपर बताया हुआ है, समाज में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस पे अगर है तो हम यह कहेंगे गद्यांश में लेखक ने समाज में प्रेम पूर्वक रहने एवं भेदभाव को न व्यक्त करते हुए के भाव को व्यक्त किया है। इस प्रकार हम कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार उक्त गद्यांश में यहाँ पे जो भाव रहेंगे उनको लिखते हैं इत्यादि भाव अंतर्निहित है। ठीक, अब गद्यांश जो दिया रहेगा उसमें तो पहला भावार्थ आएगा और उसमें एक और आता है जिसमें रेखांकित पदों की व्याख्या, वाक्यों की व्याख्या करनी रहती है। तो आइए व्याख्या जानते हैं कैसे करते हैं। देखिए यह आलेखन का वह भाग होता है जिसमें किसी रेखांकित अंश का विश्लेषण प्रासंगिक और तार्किक ढंग से किया जाता है, जिससे उस अंश में अंतर्निहित भावों और विचारों को स्पष्ट किया जा सके। देखिए अब व्याख्या करना है तो हमको ऐसा नहीं कर देना है कि जो भी गद्यांश में दिया हुआ हमें जो समझ में आ रहा उससे संबंधित उसकी व्याख्या हम करते जाएं। ऐसा नहीं करना हमें व्याख्या जो है उसमें अंतर्निहित भावों, जो उसमें भाव निहित रहेंगे और विचार रहेंगे, उसको स्पष्ट करते तार्किक ढंग से व्याख्या करना। कैसे? तार्किक ढंग से। आइए व्याख्या की महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देखिए संपूर्ण को जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें रेखांकित वाक्य जो रहेंगे, वाक्य उसको पहले में 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उनके प्रति एक अवधारणा बना लेनी चाहिए कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। जो वाक्य हैं उसमें लेखक कहना क्या चाह रहा है, जब हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और एक अवधारणा बना लेंगे कि लेखक कहना क्या चाह रहा है तो फिर हम व्याख्या उसकी अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए आपको व्याख्या पूरे गद्यांश का नहीं कर देना है, जो रेखांकित पद हैं सिर्फ उन्हीं की व्याख्या करनी, किसकी? जो रेखांकित वाक्य हैं उन्हीं की व्याख्या करनी है। व्याख्या में गद्यांश के मूल शब्दों के स्थान पर उनके पर्याय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जो उनके मूल शब्द रहेंगे हमें उनका अर्थ बताते हुए, क्या? उनका अर्थ बताते हुए शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं को ऐसे उतार देना है एज इट इज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उनका हमें अर्थ बताते हुए व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या के अंत में टिप्पणी अथवा शब्दार्थ लिख देने से उत्तर और स्पष्ट तथा पुष्ट हो जाता है। अगर टिप्पणी भी आपको अपने मन से वहाँ पे बना कर नहीं करना है। टिप्पणी से किसी फेमस पर्सनालिटी के द्वारा कही हुई कोई टिप्पणी ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। और जो है शब्दार्थ, जो वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है तो वहाँ पे आपको अंत में शब्दार्थ डाल के उसका अगर अर्थ भी बता देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आइए व्याख्या का प्रारूप देखते हैं। देखिए प्रारूप में पहले जो रेखांकित वाक्य रहेगा हमें यहाँ पे डाल के रेखांकित वाक्य का ऐसे करना है, फिर ससंदर्भ व्याख्या डालना है। हेडिंग क्या डालना है? ससंदर्भ व्याख्या। उसके बाद हमें व्याख्या करनी होती है और फिर बाद में अगर टिप्पणी आपको कोई याद आ रहा है या फिर याद है तो वहाँ पे टिप्पणी डाल के डैश जिसका है वो वाक्य, जिसका वह वाक्य है टिप्पणी वाला, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। आपको अपने मन से नहीं बनाना है टिप्पणी। आपको किसी चर्चित व्यक्ति का या फिर जो कोई इतिहास में रहे हुए हैं व्यक्ति हैं उनकी ही टिप्पणी डालनी है, अपने मन से नहीं बनाना। फिर शब्दार्थ में यहाँ पे आप शब्द अर्थ डाल के यहाँ पे शब्द जो रहेगा उसका अर्थ डाल के लिख सकते हैं। ये देखिए आपका एक यूपीपीसीएस का PYQ है। आइए इसके द्वारा हम देखते हैं कि भावार्थ और व्याख्या कैसे करते हैं।
देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश क्या दिया हुआ है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। क्या कहने में? उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना मतलब अनेक प्रकार के भांति प्रकार के संकीर्ण स्वार्थों से ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक पर असदुद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। क्या किया जाता है? उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए ये पूरा है आपका गद्यांश। इसको आपको दो बार तो पढ़ना ही है। अगर आपको 2 बार में समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार और पढ़ के इसको अपने मन में एक अवधारणा बना लें कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो आइए सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्या करना है? सबसे पहले हमें भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। फिर ये देखिए दूसरा प्रश्न दिया, साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक। और तीसरा क्या है? रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो आइए सबसे पहले हम भावार्थ जानते हैं। देखिए भावार्थ में देखिए लेखक ने भावार्थ आपको जो गद्यांश दिया हुआ है उसके आधे मतलब वाक्यों में ही करना है, या फिर आधे शब्दों में ही उसका 1/2 भाग ही भावार्थ होना चाहिए, मतलब आधा गद्यांश का। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में साहित्य स्वार्थपरकता का उल्लेख किया है। ऐसा साहित्य जो मनुष्य को उसकी कुंठा एवं हीनता से बाहर न निकाल सके। किससे? मनुष्य को उसकी कुंठा एवं हीनता से बाहर न निकाल सके, संवेदनशील न बना सके, उसकी आत्मा को दीप्त न बना सके। किसकी? मनुष्य की आत्मा को दीप्त न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं कि ऐसा साहित्य जो मनुष्य को उसकी कुंठा हीनता से बाहर न निकाल सके, उसे संवेदनशील न बना सके, उसकी आत्मा को दीप्त न बना सके, ऐसे साहित्य को मुझे साहित्य कहने में संकोच होता है। आज के कठिन समय में अनेक प्रकार के तुच्छ स्वार्थों ने, किसने? तुच्छ स्वार्थों ने अर्थात संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। दलगत स्वार्थपरकता का प्रभाव साहित्य तथा मानवता पर परिलक्षित हो रहा है। किस पर? साहित्य और मानवता दोनों पर परिलक्षित हो रहा है। ये आपका जो उपर्युक्त गद्यांश था उसका भावार्थ है। अब देखिए इसमें भाव जो होंगे, मुख्य भाव, गौड़ भाव, नकारात्मक और सकारात्मक भाव। देखिए आपको डालना है प्रश्नगत खंड में अंतर्निहित भावों का विश्लेषण निम्नवत है। मुख्य भाव क्या है इसमें? चिंतनशील या आत्मचिंतन। देखिए जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें जो है साहित्य के बारे में बताया हुआ है कि ऐसा साहित्य जो हमारी मतलब अर्थात मनुष्य को कुंठा से, उसकी हीनता से बाहर न निकाल सके, उसको संवेदनशील न बना सके, तो ऐसे साहित्य को मुझे साहित्य कहने में संकोच होता है। तो यहाँ पे सोचने का विषय, आत्मचिंतन का विषय है, तो यह चिंतनशील है मुख्य भाव। गौड़ भाव क्या है? स्वार्थता, गुणात्मकता, अवमूल्यन। साहित्य को यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरफ से दिखाया गया है उसको कि ऐसे जो साहित्य है मतलब मनुष्य को उसकी कुंठा हीनता इन सबसे बाहर न निकाल सके, उसे हम साहित्य कहने में मुझे लेखक को संकोच होता है। और सकारात्मक भाव इसका क्या है? सकारात्मक भाव है चिंतनशीलता। नकारात्मक भाव क्या है इसमें? निंदा किसकी की गई है? साहित्य की। और स्वार्थ है और उपहास अर्थात मजाक किसका उड़ाया गया है? व्यक्ति के मनुष्य के तप की और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है।
आइए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। उपर्युक्त गद्यांश अर्थात जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त जो ऊपर गद्यांश दिया है उसमें साहित्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, साहित्य का लक्ष्य मानव मात्र को स्वार्थ परकता, दरिद्रता, असंवेदनशीलता एवं आत्मिक पतन से बचाता है। देखिए, अगर कोई साहित्य अच्छे से पढ़ रहा है तो उसको सोचने की, समझने की यह सब शक्ति विकसित होती है। अगर हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें समझने की भी और विचार करने की, सही गलत पहचान करने की भी यह क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। तो लेखक कह रहे हैं साहित्य का लक्ष्य केवल स्वार्थपरकता, दरिद्रता, असंवेदनशीलता एवं आत्मिक पतन से बचाता है। साहित्य का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जो मनुष्य को स्वार्थ होने से, दरिद्र होने से, असंवेदनशील होने से और उसके आत्मिक पतन को भी बचाता है, ऐसा साहित्य होना चाहिए। संकीर्णता एवं स्वार्थपरकता से मानव तथा साहित्य दोनों का पतन होता है। देखिए, अगर साहित्य में संकीर्णता होती है तथा स्वार्थपरकता से मानव अगर कोई व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ रहा है जिसमें सिर्फ स्वार्थपरकता और संकीर्णता की बात कही हुई है, तो ऐसे साहित्य से मानव तथा साहित्य दोनों का भी पतन होता है। अगर साहित्य को यहाँ पर एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अगर किसी मनुष्य के ही विचार संकीर्ण और स्वार्थी है वह, तब भी वह उसके पतन का कारण बनता है। तो इसी प्रकार संकीर्ण और स्वार्थ कहीं भी होंगे या तो उसके पतन का कारण ही बनता है। तो ऐसे साहित्य को भी संकीर्णता एवं स्वार्थपरकता से परे होना चाहिए। साहित्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संकीर्णता एवं स्वार्थपरकता से परे होना चाहिए। साहित्य ऐसा होना चाहिए जो मानव के विकास में मदद करे, समाज को जो है मतलब विकास की ओर अग्रसित करे, ऐसा साहित्य होना चाहिए। सही गलत की पहचान कराए साहित्य ऐसा होना चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो जैसे देखिए, गद्यांश में आपने देखा है तीन जगह पे रेखांकित हुए हैं, तीन इसको छोटे छोटे पैरा में रेखांकित किए गए हैं। तो आइए पहला देखते हैं कि पहला क्या है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। क्या लेखक क्या कह रहे हैं? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। क्या कह रहे हैं लेखक? उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ वहाँ पे जब व्याख्या करेंगे वहाँ पे वाकजाल, पर दुखकातर, इन सभी का अर्थ देखेंगे। देखिए, अब व्याख्या करने में आपको डालना है ससंदर्भ व्याख्या। उसके बाद देखिए, लेखक के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानव में मानवीय गुणों को विकसित करना है। क्या? मानव में मानवीय गुणों को विकसित करना है। अब मानवीय गुण क्या हो गए? मानवीय गुण, मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए, उसको सही और गलत की पहचान करना आना चाहिए, उसको कुंठा एवं हीनता से परे होना चाहिए। ये सभी क्या हो गए? मानवीय गुण होंगे। तो ऐसा साहित्य क्या जो मानवीय गुणों को विकसित करे। साहित्य से मनुष्य की आत्मा तेजोदीप्त होती है। किससे? साहित्य से मनुष्य की आत्मा तेजमयी होती है तथा कुंठा एवं हीनता से मुक्त होकर स्वावलंबी बनता है तथा सहनशीलता, संवेदना के भावों के समझ का विकास होता है। यदि साहित्य इन उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल है तो वह मात्र वाकजाल है। किन उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल है? मनुष्य को उसकी कुंठा एवं हीनता से बाहर न निकाल सके, मनुष्य को सहनशीलता एवं संवेदनशील न बना सके, या फिर सहनशीलता एवं संवेदना के भावों के समझ को विकसित न कर सके, तो ऐसा साहित्य विफल है। वह मात्र क्या है? वाकजाल है। आइए इनका शब्दार्थ में अर्थ जानते हैं। देखिए, वाकजाल किसी को भ्रम में रखने या धोखा देने के उद्देश्य से आडंबर युक्त कथन कहना। क्या? वाकजाल मतलब क्या होगा? किसी को भ्रम में रखने या धोखा देने के उद्देश्य से आडंबर युक्त कथन कहना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चतुरतापूर्ण कथन कहना, चातुर्यपूर्ण कथन कहना।
अब देखिए यहाँ पे किसी को भ्रम में रखने, आपने किसी से वादा कर दिया कि मैं ऐसा करूँगा और आपने किया नहीं, आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर भी आपने वादा कर दिया, तो यह एक तरफ से धोखा देना हो गया या आडंबरयुक्त कथन कहना हो गया, तो आप उसे वाकजाल में डाल रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, तेजोद्दीप्त, तेज से परिपूरित, तेज से परिपूर्ण, आत्मा को तेज से परिपूर्ण बना दे, ऐसा साहित्य को लेखक को साहित्य कहने में संकोच होता है। पर दुख कातर, दूसरे के दुख से दुखी होने वाला, ऐसा मनुष्य जो दूसरों के दुख को देख कर यदि उसके अंदर दुखी नहीं होता है, तो वह जो है ऐसा साहित्य, मुझे उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं रेखांकित, उसकी व्याख्या करने के लिए। दूसरा क्या है, आज नाना भांति के संकीर्ण, क्या आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने, अर्थात आज अनेक प्रकार के संकीर्ण मतलब तुच्छ, छोटी, संकुचित स्वार्थ ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है, अर्थात मनुष्य स्वार्थी हो गया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, लेखक के अनुसार आज अनेकों प्रकार के तुच्छ अर्थात संकुचित स्वार्थों ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। तुच्छ अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं आप छोटी, मतलब छोटी मानसिकता, या फिर संकुचित, संकीर्ण मतलब संकुचित। आज अनेकों प्रकार के तुच्छ स्वार्थों ने मनुष्य को अंधा बना दिया है, स्वार्थ ने मनुष्य के विवेक को नष्ट कर दिया है। देखिए, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होता है वह अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो उसे सिर्फ स्वयं के ही बारे में सोचना होता है, तो उस इंसान को हम स्वार्थी कहते हैं। तो ऐसे में इंसान अपने विवेक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य मात्र अपनी ही जाति धर्म के हित में सोचता रहता है। अब देखिए, स्वार्थ के अधीन जो मनुष्य होगा वह मात्र सिर्फ अपने बारे में अर्थात स्वयं के ही बारे में सोचता रहेगा, वह समाज के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में, इन सब पर ध्यान नहीं देता है। किसी और का विकास करने के लिए भी वह इन सब बारे में भी नहीं सोचता, वह सिर्फ स्वयं के ही बारे में सोचता रहता है। तो स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य मात्र अपनी ही जाति धर्म के हित में सोचता रहता है कि केवल मेरा ही हित हो। आइए शब्दार्थ में देखते हैं। देखिए, शब्दार्थ में इसमें संकीर्ण, संकीर्ण अर्थात संकुचित, जिसमें व्यक्ति किसी मुद्दे के व्यापक संदर्भ पर विचार करने के बजाय उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पे? उसके छोटे छोटे। संकीर्ण अर्थात आप बड़ा सोचने के बजाय आप बहुत ही छोटे लेवल पर सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं संकीर्ण। दूसरा क्या है? निर्विशेष, सदा एक रूप में रहने वाला। किसमें? सदा एक रूप में रहने वाला। आइए अगला वाक्य देखते हैं जो रेखांकित है, उसकी व्याख्या करने के लिए। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई। किसमें? दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। देखिए, इसकी व्याख्या करते हैं। लेखक के अनुसार स्वार्थ संकीर्णता की जननी होती है। देखिए, अब किसी मनुष्य के अंदर स्वार्थ है तो वहाँ सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचेगा, और जब उसकी सोच केवल कुछ सीमित हो जाएगी, स्वयं के बारे में सोचना अर्थात सीमित, तो वह संकीर्ण हो जाता है। तो स्वार्थ ही संकीर्णता की जननी होती है। अगर हम अपने बारे में ना सोचकर समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो ऐसे सोच भी विकसित होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही स्वार्थी होकर अपने ही बारे में सोचेंगे तो हमारी सोच भी हम जो है संकीर्ण होती जाती है। तो यहाँ पे लेखक के अनुसार स्वार्थ संकीर्णता की जननी होती है, अतः संकीर्ण स्वार्थ समाज को खंडित कर मनुष्य में भेद पैदा करता है। किसमें? जो संकीर्ण स्वार्थ होता है समाज को खंडित कर देता है और मनुष्य में भेद पैदा करता है, जिससे समाज अनेक दलों में विभक्त हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप है, क्या एक ग्रुप है, उसमें मान लीजिए 5 या 6 लोग, 7-8 लोगों का ग्रुप है, उसमें कोई एक मनुष्य, कौन? एक मनुष्य यदि अपने ही बारे में सोच रहा है, वह स्वार्थी हो गया, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, तो बाकी जो लोग होंगे वो लोग भी कुछ समय तक देखेंगे कि क्योंकि एक मनुष्य अपने ही बारे में सोच रहा है, तो मान लेते हैं दूसरा पर्सन एक को देख के वो भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगा, दूसरा भी, तो और दूसरे को देखकर
तीसरा व्यक्ति भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगा। देखिए यहाँ पर तीन लोग स्वार्थी हो गए। अब स्वार्थ जो था उसने इस ग्रुप को खंडित किया कि नहीं किया? जो 6 लोगों का ग्रुप था उसने स्वार्थ ने खंडित कर दिया। अब 3 लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, स्वार्थी हो गए हैं। अब ऐसे धीरे धीरे करके जो 6 लोग हैं वो सभी सिर्फ फिर सोचेंगे, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं तो हम भी अपने बारे में सोचते हैं, ऐसी मानसिकता पैदा हो जाती है। तो जो 6 लोग का ग्रुप था उसमें सभी लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे। तो देखिए जो ग्रुप था वो क्या हो गया? खंडित हो गया, अर्थात टूट गया। और मनुष्य, ये जो 6 लोगों का ग्रुप था उनमें क्या भेद पैदा हो गया। तो स्वार्थ ने क्या किया? स्वार्थ ने एकता का स्थान ले लिया। इन सभी में एकता थी, सब एक में ग्रुप में थे, लेकिन स्वार्थ एक लोग के अंदर पैदा हुआ तो जो है उसने ग्रुप को खंडित कर दिया और इन लोगों में भेद उत्पन्न हो गया। तो ऐसे समाज में भी स्वार्थ समाज को भी खंडित कर देता है और मनुष्य में भेद पैदा कर देता है। देखिए इस वाक्य में क्या था? शब्दार्थ संकीर्ण। अभी मैंने आपको ऊपर बताया संकीर्ण अर्थात संकुचित, जिसमें व्यक्ति किसी मुद्दे के व्यापक संदर्भ पर विचार करने के बजाय उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये आपने गद्यांश देखा। गद्यांश का उसमें 3 प्रश्न आते हैं। पहला आपको भावार्थ करना रहता है, दूसरा एक प्रश्न दिया रहेगा उसका आपको उत्तर लिखना रहता है, तीसरा आपको व्याख्या करनी रहती है। ये पेपर में सबसे पहला ही प्रश्न रहता है और ये पूरा मिला के 30 नंबर का आता है। कितने? 30 नंबर का आता है। और संक्षेपण और दूसरा प्रश्न जो रहता है वो संक्षेपण का रहता है, वो भी 30 नंबर का आता है पूरा मिला के। उसमें सब पार्ट भी होते हैं। देखिए जैसे आपने अभी देखा का, खा, गा, तो उन सभी को मिलाकर 30 नंबर का आता है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं संक्षेपण के बारे में। देखिए संक्षेपण आलेखन की वह विधा है। क्या? संक्षेपण आलेखन की वह विधा है जिसके माध्यम से किसी रचना के भाव तथा विचार पक्ष को संक्षिप्त शैली में यथाक्रम रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसका लगभग 1/3 होता है। जैसे कोई आपको गद्यांश दिया हुआ है उसको संक्षिप्त शैली में करना है और गद्यांश का 1/3 होता है, उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। इसकी विशेषताएं आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए इसकी शब्द सीमा मूल भाग का 1/3 होती है, 1/3। जो मूल आपका दिया रहेगा गद्यांश उसका 1/3 जो होगा वो संक्षेपण होगा। क्रमबद्धता संक्षेपण का आवश्यक गुण होता है। क्या? क्रमबद्धता, अर्थात उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाक्य खंडित लगें कि यहाँ पे पहले वाक्य में आपने कुछ और लिखा, दूसरे वाक्य का अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो ऐसे क्रमबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण के समय सदैव संक्षेपण किए जाने वाले गद्य का एक शीर्षक चयन कर ऊपर लिख दिया जाता तथा नीचे दाएं पार्श्व पर लघु कोष्ठक में कुल शब्द सीमा का उल्लेख किया जाता है। देखिए जो गद्यांश दिया रहेगा उसको आपको एक शीर्षक चुनना रहेगा। उसका शीर्षक चुनने के बाद आपको यहाँ पे शीर्षक लिखना होगा, यहाँ पे संक्षेपण बीच में, और यहाँ पर आपको एक कोष्ठक, लघु कोष्ठक अर्थात छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बनाकर कुल शब्द सीमा, लगभग इतनी शब्द सीमा के अंतर्गत है ये, इसको लिख देना होता है आपको। अगला क्या है? संक्षेपण में एक ऐसा शीर्षक चुनना चाहिए जो मूल अनुच्छेद और संक्षेपण के भावों को प्रतिनिधित्व कर सके। अब देखिए जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें आपको कुछ ऐसा ही शीर्षक नहीं चुन लेना। आपको पहली बात तो गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है जिससे आपको समझ आ सके, आप अनुमान लगा सकें कि गद्यांश में लेखक कहना क्या चाह रहे हैं, किस बारे में कहना चाह रहे हैं। तो मूल अनुच्छेद और संक्षेपण के भावों का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा ही हमें शीर्षक चुनना चाहिए जो उस गद्यांश में उसके बारे में कहा गया हो और उसके भावों का प्रतिनिधित्व करें। देखिए संक्षेपण के कुछ मुख्य तत्व हैं। देखिए जैसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द ही लिखना है। जैसे कोई आप ये भी याद करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को ही लिखना। जहाँ पर ऐसा कोई अर्थ निकले, अनेक शब्द हैं उनका कोई एक अर्थ ही निकले, तो वहाँ पे उस शब्द का प्रयोग करना। अगला वाक्यों के लिए पदों या शब्द समूहों का प्रयोग करना। अब उसे कोई मान लेते हैं बड़ा सा वाक्य है, उसका कोई शब्द समूह आपको पता है, तो उतने बड़े वाक्य का प्रयोग करने के बजाय आप एक शब्द समूह का प्रयोग करें। किसका? शब्द समूह का प्रयोग करें। अगला अनावश्यक सामग्री का निरसन करना। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात जो अनावश्यक, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उस गद्यांश में संक्षेपण करते समय आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अर्थात निरसन करना। महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश करना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम संक्षेपण में करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर शीर्षक का चयन करना। महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में कहा गया होगा उसी के आधार पर हम शीर्षक का चयन करते हैं। आइए इसका प्रारूप देखते हैं। देखिए संक्षेपण का प्रारूप, यहाँ पर आपको शीर्षक डालना है। क्या डालना है? जो शीर्षक आप चयन करेंगे यहाँ पे आपको शीर्षक डालना है। फिर यहाँ पे आपको पूरा संक्षेपण लिखना है, 1/3 जो मूल दिया रहेगा गद्यांश उसका 1/3 संक्षेपण, और यहाँ पर कुल शब्द आपको लगभग इतने शब्द में है ये डालना रहेगा। आइए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका PYQ ही है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। क्या है? भारत में अपना खुद का समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। पश्चिम का समाजशास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत समता की बात करता है वह किंचित अपर्याप्त है। क्या है? पश्चिम का जो समाजशास्त्र वह केवल मानव केंद्रित, क्या अर्थात मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत समता की बात करता है, वह थोड़ा अपर्याप्त है। क्या है? थोड़ा अपर्याप्त है। मनुष्य तक ही जीवन की सीमा नहीं है। बिल्कुल मनुष्य तक ही जीवन की सीमा नहीं, क्योंकि हमारे पर्यावरण में और भी प्राणी निवास करते हैं, तो यह मनुष्य तक ही इसकी सीमा नहीं है। मनुष्य जब अपने आसपास के चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की क्षति से जब उसकी भी क्षति होती है, बिल्कुल जब हमारे पर्यावरण में कुछ नुकसान होता है तो हमारा भी नुकसान होता है, तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। यह सही है कि देखिए यहाँ से, यह सही है कि जिस प्रकार की तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है, बिल्कुल सही बात, जिस प्रकार की तर्क करने की शक्ति मनुष्य को प्राप्त है वह और किसी भी प्राणी को नहीं प्राप्त है। वह अन्य प्राणियों को नहीं, पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं। ये भी बिल्कुल सही बात लेखक कह रहे हैं, जो कुछ अन्य प्राणियों को प्राप्त है वो हम सभी को नहीं प्राप्त है, जो मनुष्य को नहीं। और उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए। क्या? जो हमारे पास अर्थात मनुष्य के पास नहीं है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर या हे मानकर होगा, जैसा पिछले 300 वर्षों से हुआ है, तो यह जितनी क्षति करेगा उससे अधिक मनुष्य की क्षति होगी। यह बात तो प्रमाणित हो चुकी है। इसलिए समाजशास्त्र की मानव केंद्रित दृष्टि का ध्यान सर्वभूत हित पर जाना चाहिए। अर्थात समाज शास्त्र सिर्फ मानव केंद्रित ना हो, वह सर्वभूत हित अर्थात जिसमें सबका हित हो उस पर उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात समता की है। सम शब्द की व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ जो सत मात्र हो अर्थात शुद्ध सत्ता का हो। किसका? शुद्ध सत्ता का। इसलिए समता को अर्थात शुद्ध समता को सर्वत्र देखना। समता इस प्रकार एकत्व है, एकत्व बुद्धि है, बराबरी नहीं है, क्योंकि पृथकत्व के बिना बराबरी की बात नहीं सोची जा सकती। देखिए जहाँ पर एकता होगी, समता होगी, तो वहाँ पे बराबरी की बात आएगी नहीं, लेकिन जहाँ पे पृथकत्व की भावना होगी अर्थात अलगाव की भावना होगी वहाँ पे बराबरी की बात सोची जा सकती है। दो वस्तुएं अलग होंगी तभी वे बराबर या गैर बराबरी देखेंगी। बिल्कुल सही बात, जब दो वस्तुएं अलग हैं, उनमें अलगाव है, तभी वह देखा जाएगा कि ये बराबर हैं या गैर बराबर हैं। जब एक है तो फिर बराबरी या गैर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। लेखक क्या कह रहे हैं? जब एक हैं तो फिर बराबरी या गैर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला का, इसमें प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक अर्थात नाम। आप गद्यांश जो भी आपने पढ़ा इसका एक आप उचित मतलब सही जो गद्यांश के भावों का प्रतिनिधित्व करे उसके लिए एक उचित नाम दीजिए। नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है? नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है? जो गद्यांश दिया हुआ है आप उसे पढ़िए और उसे पढ़ने के बाद बताना है नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है। देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो समाजशास्त्र अभी है, जो इस गद्यांश में जो अभी है लेखक के अनुसार, वह मानव केंद्रित है। क्या है? मानव केंद्रित है, लेकिन हमारे पर्यावरण में अन्य प्राणी भी निवास करने चाहिए, तो समाजशास्त्र ऐसा होना चाहिए जो सर्वहितकारी हो। क्या हो? सर्वहितकारी। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है। अगला क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। आइए पहला देखते हैं शीर्षक। उचित प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक। देखिए यहाँ पर आप 3 शीर्षक दे सकते हैं।
कि नवीन भारतीय समाजशास्त्र की हमें, आपने गद्यांश पढ़ा, आपको लगा नवीन भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता है, इसलिए नवीन भारतीय समाजशास्त्र। बहुलवादी समाजशास्त्र, ऐसा समाजशास्त्र जो सबके लिए हो, सबके हित के लिए हो, सिर्फ किसी एक प्राणी पर केंद्रित ना हो या फिर मानव केंद्रित ना हो, तो बहुलवादी समाजशास्त्र। तीसरा समता या समाजशास्त्र, जिसमें समता की बात की गई है और समाजशास्त्र की, समता और समाजशास्त्र, ये 3 शीर्षक आप दे सकते हैं इस गद्यांश का। दूसरा प्रश्न है, नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है। आइए देखते हैं इसको कि नए भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। देखिए, लेखक के अनुसार पाश्चात्य समाजशास्त्र, कौन सा, पाश्चात्य समाजशास्त्र मानव केंद्रित है। क्या है, मानव केंद्रित, जो कि अपर्याप्त है। क्या है, अपर्याप्त है, क्योंकि पर्यावरण में अन्य प्राणी भी निवास करते हैं, तो यह सिर्फ मानव केंद्रित है, जो कि थोड़ा अपर्याप्त है, क्योंकि मनुष्य तक ही जीवन सीमित नहीं है, उसके अलावा अन्य प्राणी भी हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उनका संबंध मानव से है, अर्थात हम लोगों से है। अतः हमें एक ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता है जो पृथकत्व की भावना से परे हो, जो अलगाव की भावना से परे हो। इसलिए हमें नवीन भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? जो मानव केंद्रित समाजशास्त्र ना हो, क्योंकि यहाँ अन्य प्राणी भी निवास करते हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध मानव से है। अतः हमें एक ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता है जो पृथकत्व, अलगाव की भावना से परे और सिर्फ समता की बात करे। इसलिए नए भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता है। तीसरा ग वाला प्रश्न क्या है, संक्षेपण। तो संक्षेपण में आपको यहाँ पे पहले शीर्षक डालना है। तो शीर्षक मान लीजिए आपने चुना बहुलवादी समाजशास्त्र, आपने शीर्षक डाला बहुलवादी समाजशास्त्र। अब संक्षेपण करते हैं। संक्षेपण 1/3 ही, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, भावार्थ 1/3। संक्षेपण देखते हैं। देखिए, भारतीय संक्षेपण कितना होना चाहिए आपका, हाँ 1/3 सही है, 1/3 ही होना चाहिए। जो गद्यांश दिया हुआ है उसका 1/3 ही होना चाहिए। आइए देखते हैं संक्षेपण। देखिए, भारतीय समाजशास्त्र की रचना आज आवश्यक हो गई है। क्या हो गई है? भारतीय समाजशास्त्र की रचना आज आवश्यक हो गई है, क्योंकि पाश्चात्य समाजशास्त्र जो है वह सिर्फ मानव केंद्रित है। क्या है? मानव केंद्रित है। अतः पर्यावरण में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, तो समाजशास्त्र को भेदभाव रहित होते हुए सर्वहितकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वहितकारी, मतलब अर्थात ऐसा समाजशास्त्र जिसमें सभी का हित निहित हो। क्या? सभी का हित उसमें निहित हो, ऐसा समाजशास्त्र होना चाहिए। समत्व की भावना एकता से आबद्ध होती है, पृथकत्व में खंडन की भावना होती है। क्या? पृथकत्व अर्थात अलगाव में खंडन की भावना होती है, गैर बराबरी की बात करती है। ऐसी स्थिति में समता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या? पृथकत्व में अलगाव की भावना होती है, जो समाज को खंडित कर सकता है, गैर बराबरी की बात करता है पृथकत्व। तो हमें ऐसी स्थिति में समता की भूमिका महत्वपूर्ण, अर्थात समता, जिसमें सभी समाज में सभी समान हों, जिससे सभी का हित हो, हमें ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुल शब्द लगभग 66 शब्द यहाँ पे हैं, आप इसको ऐसे डालना है। कुल शब्द कितना है? 66। जितना भी आपका संक्षेपण करने में आपको यहाँ पे डालना है कुल शब्द इतना। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको शीर्षक चयन करना था और एक प्रश्न जो दिया था उसका उत्तर देना था आपको, और संक्षेपण करना था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सैटरडे संडे को हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। सैटरडे को हिंदी किया जाता है और संडे को आपसे एक निबंध लिखवाया जाता है, और उसकी जो है सेलेक्टेड लोगों द्वारा कॉपी चेक की जाती है। आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, एक बार लिखकर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को मैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर कुछ आपका कोई भी प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र,
अधिसूचना, ये सभी पढ़ाया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं।